नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार ई विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर विमर्श इस वक्त जरूरी है। बात होनी चाहिए इन मुद्दों पर कि आखिर बिहार में इस बार के चुनाव में कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो कारगर साबित हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर बिहार की जनता इस बार वोट करने का विचार कर सकती है। और चूंकि ये कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तो जाहिर तौर पर ई विमर्श सबसे बेहतर माध्यम है कि हम बातचीत कर पाएं। और इस वक्त आज बिहार ई विमर्श में हमारे साथ हैं ऋतुराज सिन्हा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और बिहार के एक ऐसे उद्यमी हैं जो एकमात्र मल्टीनेशनल कंपनी बिहार से निकलकर आई है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और खास बात यह है कि एसआईएस सिक्योरिटी एजेंसी जो चलती है देश में, उसके विकास में, उसके उत्थान में, उसके आगे बढ़ने में ऋतुराज सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है। जाहिर तौर पर उनकी अपनी कंपनी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऋतुराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार ई विमर्श में। धन्यवाद। ऋतुराज जी, शुरुआत पॉलिटिक्स से नहीं करूंगा, मैं शुरुआत करूंगा बिजनेस से, क्योंकि ये कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और सब लोग जानते हैं कि इस संक्रमण काल में कितनी बड़ी चुनौतियां पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी हैं, कितनी बड़ी समस्याएं सामने खड़ी हुई हैं। ऐसे में आप एक मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हैं और उसके विकास में, उसके उत्थान में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये कहूं कि इस कोरोना संक्रमण काल में जब पूरी दुनिया जो है आर्थिक मसले पर, आर्थिक मामलों में बहुत पिछड़ी है या बहुत बड़े झटके खाए हैं देश ने भी, ऐसे में आपकी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने मैनेज किया है इस संक्रमण काल में उसे। देखिए, मेरा मानना है कि कोरोना एक स्टॉर्म है, एक भूचाल है और सभी को प्रभावित करेगा। फर्क इतना है कि इस भूचाल के बीच में हमारी बोट अलग अलग है जी। भूचाल है जो डिस्टर्बेंस तो लाएगा, लेकिन मैं अपनी कंपनी और बाकी चीजों को छोड़ते हुए कोरोना के विषय में, अर्थव्यवस्था के विषय में जो बात रखना चाहूंगा वो ये है कि कोरोना एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व इवेंट है। पिछले 100 वर्षों में दुनिया भर में इतना बड़ा हेल्थ या इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं देखा गया है। और इसका परिणाम भी, इसका इमीडिएट इंपैक्ट भी बड़ा है। भारत के रूप से देखेंगे तो जीएसटी जो हमारी मुख्य टैक्स कलेक्शन होती है जी, भारत का जीएसटी कलेक्शन करीबन 3 लाख करोड़ से गिरा है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। पहली बार 40 वर्षों में, 1970 के बाद पहली बार भारत का जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो भी 24% से। तो एक बड़ी समस्या है। परंतु मेरा ओवरऑल जो देखने का तरीका है, मैंने जो 6 महीने में अनुभव किया इंडस्ट्री लीडर के रूप से भी, अपनी कंपनी के रूप से भी, कि सरकार का जो अप्रोच रहा है इसको मैनेज करने में, वो बहुत ही बैलेंस रहा है। और मैं इसको 3 भाग में समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि सरकार ने सबसे तत्काल रिस्पॉन्स किया गरीब कल्याण योजना के तौर पे। सबसे पहले प्राथमिकता दी गरीब कल्याण योजना में, क्योंकि देश में 29 करोड़ हाउस होल्ड हैं पूरे भारत देश में, जिसमें से 8 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड हैं या 8 करोड़ ऐसे घर हैं जिनकी वार्षिक आमदनी लाख रुपए से भी कम की है। इनको टारगेट करते हुए गरीब कल्याण योजना के तहत फूड उपलब्धता, फूड सिक्योरिटी की उपलब्धता की, और दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 50,000 करोड़ से अधिक अमाउंट ट्रांसफर की गई जी। उसके बाद सेकेंड चरण में आप देखेंगे एमएसएमई के लिए, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत एमएसएमई जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इस देश में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज के रूप में 6 करोड़ छोटे बड़े उद्योग चलते हैं। और ये 6 करोड़ एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ का एक ऑटोमेटिक कोलैटरल फ्री लोन की व्यवस्था की, ताकि ये बिजनेसेस अपने आप को फिर से एक तरह से खड़ा कर पाए। और तीसरे चरण में सरकार एक बहुत व्यापक रूप में रिफॉर्म्स को पुश कर रही है। लेबर रिफॉर्म्स हमने देखा, कोड ऑन वेजेस और अन्य चीजें हो रही हैं। साथ ही में बैंकिंग रिफॉर्म की बात चल रही है, साथ ही में अन्य रिफॉर्म्स की बात चल रही है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही बैलेंस्ड और सुलझा हुआ अप्रोच है, नी जर्क रिएक्शन नहीं है।
समस्या बड़ी है, पर सरकार योजनाबद्ध और बैलेंस तरीके से इसको टैकल कर रही है। जी। अच्छा ऋतुराज जी, चूंकि आप बता रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हालांकि आपने अपने बिजनेस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन मेरा एक सवाल ये जरूर उठता है इस बीच में कि आप एक बहुत सक्सेसफुल उद्यमी हैं, आप बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं और युवा हैं। सबसे बड़ी बात है तो युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। खासतौर पर बिहार की मैं बात कर रहा हूं अभी, कि बिहार में एक मानसिकता बनी हुई थी। एक समय था जब हम बड़ा गर्व से कहते थे कि बिहार के युवा जो हैं, बिहार के जो लड़के हैं, वो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में होते हैं। लेकिन इस गर्व के साथ साथ आज के दौर में ऐसा लगता है कि ये एक समस्या भी खड़ी हो गई है कि सरकारी नौकरी से इतर वो कुछ सोचते भी हैं या नहीं। आप उद्योगपति हैं, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार में कोई दूसरी इंडस्ट्री इस लेवल पे, इस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, पहले तो ये मैं चर्चा रखना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिहार से काबिल उद्यमियों की कोई कमी है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अनिल अग्रवाल जी, वेदांता, जिन्होंने बड़ी कंपनी बनाई, संप्रदा सिंह जी हैं, एल्केम। हाल में आपने एक न्यू जनरेशन बिजनेस के रूप में योर स्टोरी करके एक बहुत पॉपुलर स्टार्टअप हुआ है, जी। जिसको श्रद्धा शर्मा जी चलाती हैं। तो कई सारे नाम हैं। बिहार में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जॉब गिवर कम है और ज्यादा लोग जॉब सीकर हैं। नंबर एक प्रॉब्लम ये देखता हूं मैं। बिल्कुल। और दूसरी प्रॉब्लम ये देखता हूं कि जॉब सीकर को भी अगर आप लें तो जॉब सीकर प्योरली गवर्नमेंट जॉब की ओर प्रेरित है। आपने बहुत अच्छा बताया कि बिहार में हमको इस विषय पे गर्व था कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब बिहार के लोगों को मिलते हैं, पर वो 1980 और 1990 का भारत था। जी। 2020 के भारत में दुनिया बदल चुकी है। प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत चेंज हो चुकी है। वैल्यू क्रिएशन इन प्राइवेट सेक्टर इज मच लार्जर। और दूसरा, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट भी देखिए। हम बात कर रहे हैं मिनिमम गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट की स्केल को छोटा करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश का जो वार्षिक बजट है, आपको अभिषेक जी बताना चाहूंगा, देश का जो पूरा बजट बनता है सालाना, 30 लाख करोड़ का बजट बनता है देश का, जिसमें 7 लाख करोड़ सिर्फ गवर्नमेंट सैलरीज, एस्टैब्लिशमेंट और पेंशन के मद में 7 लाख करोड़, यानी 20% से अधिक पैसा खर्च होता है सिर्फ इस सरकारी तंत्र को मेंटेन करने में। बिल्कुल। ये अन्य देशों की तुलना में बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो हमको अपनी सरकार की व्यवस्था को सीमित करना है, छोटा करना है। समय के साथ ये सारी चीजें अन्य अन्य देश की सरकार कर रही है। अभी जरूरत है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उसमें बिहार के लोग बहुत मेधा रखते हैं, वो जॉब्स तो टारगेट करें ही, वहां पे जॉब्स मिलेंगे ही उनको। लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया को समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी बदल रही है, प्राइवेट सेक्टर की प्राथमिकता बढ़ रही है। कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब गिवर बनने के प्रयास को थोड़ा सा हमको और ड्राइव करना पड़ेगा। आपकी कंपनी के बारे में भी मैं पढ़ रहा था और आपके बारे में भी जो जानकारी मिली, आप दून स्कूल से आपने पढ़ाई की है, लीड्स यूनिवर्सिटी, इसके अलावा स्टूडेंट ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स पर आपका, इंटरनेशनल बिजनेस के मामले में भी आपका बढ़िया उसमें एक्सपर्टाइज है। ये बताएं कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, खासतौर पर बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आप बिहार को कहां पाते हैं? देखिए, मेरा पर्सनल व्यू है कि बिहार की जीडीपी को अगर आप देखें, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो जीडीपी मेट्रिक एक बहुत जरूरी है। बिहार का जो स्टेट का जीडीपी है वो पिछले 3 वर्षों में 8 से 10% के बीच में डेवलप हुआ है। खास करके जब से एक एनडीए फॉर्मेशन बन पाया है, जिसमें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक लय में काम कर रहे हैं, बिहार के प्रगति में पिछले 3 वर्षों में काफी कुछ काम हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे भी देखें, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप से, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप से, बाकी सारे विषयों पे भी काफी जो है प्रोग्रेस बिहार में हुआ है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि सब कुछ हो गया है। बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मन में एक बात हमेशा रहती है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कैसे सुधरे। आज के डेट में देश में पर कैपिटा इनकम 1,47,000 है। मतलब कि एक औसत एक इंसान की आमदनी 1,47,000 रुपए है। बिहार की 50,000 से कम है।
झारखंड जैसे राज्य भी जो हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं या यूपी भी हैं, वो भी हमसे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमको कैचअप करने की जरूरत है। जी। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार 2010-11 के सेंसस के रूप में देखें तो पिछले 10 वर्षों में 2010 से 20 के बीच में लोगों का आकलन है कि बिहार की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देश में अन्य राज्यों से हाईएस्ट है। बिल्कुल। तो हमको कहीं ना कहीं आबादी बढ़ती हुई जो दिख रही है, उसको देखते हुए हमको पर कैपिटा इनकम बूस्ट करने के स्कीम्स को सोचना पड़ेगा और उसके अराउंड अपनी डेवलपमेंट को प्लान करना पड़ेगा। बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम हुआ है, बहुत होने की आवश्यकता भी है, होगा आगे। एजुकेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह का काम पिछले कुछ समय में हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में या ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली और अन्य बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में, इसको हमको और आगे लेके जाना है। जी। तो बेसिकली एक बिहार इज अ स्टेट जो ग्रोथ ट्रैक पे आ गया है, एक फॉरवर्ड आगे बढ़ रहा है और जरूरी है कि आने वाले समय में ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ ये दोनों हम आगे लेके जा पाए। जो मेरी जानकारी में है, जो आपकी कंपनी है SIS, ये बिहार से वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। मुझे लगता है मैं सही हूं शायद। जी बिल्कुल। जी। सबसे ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर ये तो बाकी लोग असेस करके बताएंगे। पर हाँ, ये बात सही है कि 30,000 से अधिक लोग बिहार के SIS में आज स्थायी रूप से रोजगार पाते हैं। और आप जो हैं उस इंडस्ट्री, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के आप चेयरमैन हैं, और ये लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देती है ये इंडस्ट्री इस वक्त, सही है? जी बिल्कुल। जी। अब ऋतुराज जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी इंडस्ट्री जिसमें इतना ज्यादा रोजगार की संभावना है, कोरोना काल में इस इंडस्ट्री ने कैसे काम किया? क्योंकि ये भी मैं देख रहा हूं कि एसेंशियल सर्विस के तौर पर इसका काम चलता रहा है। तो एसेंशियल सर्विस कैसे इसे माना गया, किस तरीके से कंसिडर किया गया, और कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से फाइट किया है उसको लेकर आप कुछ बता सकें? देखिए, इसका दो पहलू में जवाब दूंगा, दो पार्ट्स में। पहले जो हमारा जो सेक्टर है, ये सुरक्षा व्यवस्था में और सफाई की व्यवस्था में और कैश वैन में पैसा, बैंकों का पैसा ATM वगैरह में पहुंचाने का काम करता है। ये मूलभूत सेवाएं हैं। ठीक उसी तरह जैसे हॉस्पिटल चलना आवश्यक है, ई-कॉमर्स की डिलीवरी होना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्राइवेट सिक्योरिटी और CCTV की व्यवस्था होना या ऐसी फैसिलिटी मैनेजमेंट या कैश वैन की व्यवस्था होना भी आवश्यक था। सरकार ने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एसेंशियल सर्विस की कैटेगरी में इनको डाला। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री से लेकर माननीय गृह मंत्री तक और देश के आम नागरिक तक ये बात ध्यान में आई है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड्स हैं और क्लीनिंग वर्कर्स हैं, इन लोगों ने कोरोना काल में एक बहुत ही हीरोइक काम किया है। वो रियली कोरोना वॉरियर्स की उपाधि के लायक हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपने कही कि कोरोना काल में कैसे मैनेज हुआ और क्या हुआ। देखिए, मेरा पर्सनल व्यूज में ये है कि किसी भी कोरोना काल में भारत का रिस्पांस या बिहार का रिस्पांस कैसा रहा है, इसको देखने से पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट ये बनता है अभिषेक जी कि दुनिया में 100 में से 20 आदमी इंडिया में रहते हैं। ऑलमोस्ट 18 to 20% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहती है जी। दूसरी बात कि पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना से भी अधिक है। किसी भी बड़े इकोनॉमी की आप तुलना कर ले, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है जी। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि जब दुनिया में 5 में से 1 आदमी इंडिया में रहता है और पॉपुलेशन का घनत्व ज्यादा है, उस परिस्थिति में अगर कोरोना जैसी बीमारी आती है जो इन्फेक्शियस बीमारी है, जिसका सोशल डिस्टेंसिंग और फैलने का बहुत समस्या है, आबादी से बहुत लिंक है, घनत्व से बहुत लिंक है, तो इंडिया के लिए कोरोना एक बड़ी चैलेंज के रूप में बनी। अपने आप में ये कोई असहज बात नहीं है। ये इतना बड़ा पॉपुलेशन होगा तो आपको समस्या बड़ी बनेगी ही, बिल्कुल। परंतु मेरा मानना है कि आप अगर देखें कि सरकार ने किस तरह से इसको टैकल किया है, लॉकडाउन जैसे, अगर कई लोग लॉकडाउन पे चर्चा करते हैं, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन का कमाल है कि लॉकडाउन के समय सरकार ने अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया,
अपनी अवेयरनेस कैंपेन पे बहुत बड़ा काम किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लीड किया उसको, और हमारी टेस्टिंग रेट आगे बढ़ी। जी। सबसे बड़ी समस्या जो यूरोप में देखी गई कि कोरोना जब फैलना चालू हुआ, अमेरिका और यूरोप में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, अस्पतालों में व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। और अद्भुत बात आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत देश में 30 लाख अस्पताल के बेड हैं, सिर्फ 30 लाख अस्पताल के बेड हैं। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जी। 30 लाख अस्पताल के बेड हैं, 1 लाख आईसीयू का बेड है, 50,000 वेंटिलेटर थे। उसके बाद भी लॉकडाउन के दौरान जो पूरी तैयारी हुई, उससे यह हुआ कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस में नहीं गया। दूसरी बात, आज भारत 10 लाख टेस्ट करने के पोजीशन में है। भारत की टेस्टिंग कैपेसिटी कोरोना के लिए 1,000 भी नहीं थी जब यह क्राइसिस आया। आज हम प्रतिदिन 10 लाख टेस्ट कर पा रहे हैं, तो उससे काफी फायदा हुआ और रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया की पॉजिटिविटी रेट 8% है, जो कम होती जा रही है। यानी कि 100 लोगों का जांच होता है तो 8 को कोरोना निकल रहा है, 92 लोगों को कोरोना नहीं निकल रहा है। पॉजिटिविटी रेट गिर रही है। रिकवरी रेट 77% है, जो कि विश्व में बाकी देशों की तुलना में बेटर है। हमारी मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु का दर 1.7% है, जो कि अन्य बड़े बड़े देशों से, अमेरिका और यूरोप जैसे जगहों से जहां हेल्थ की व्यवस्था हमसे कई गुना बेहतर है, बिल्कुल, उनसे भी कम मोर्टेलिटी रेट इंडिया में देखी गई। बिहार की अगर आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी के नेतृत्व में जो हेल्थ विभाग ने काम किया है, लोग उसको ध्यान से देखें तो ये समझ में आएगा कि बिहार की पॉजिटिविटी रेट 1.3% है, अन्य राज्यों से बेहतर है। बिहार में कुल कोरोना के एक्टिव केस 15,000 हैं, अन्य राज्यों में 50,000, 1 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस है। बिहार की रिकवरी रेट 88% है जी। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि कोरोना एक बड़ा विषय है। पर अभिषेक जी, मैं एक बार फिर कहूंगा कि पूरे देश में जो डेथ्स होती हैं साल में, उसका 1% से कम कोरोना के वजह से अभी तक हुआ है। भगवान न करे कि ये डाटा और खराब हो और परेशानी बढ़े। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कई रूप से जितना प्रचंड समस्या थी, भारत ने भी और बिहार ने भी उसको टैकल करने का एक अच्छा काम किया है। अभी जो दर्शक हमारे आपको सुन रहे हैं, ऋतुराज सिन्हा को सुन रहे हैं, वो ये तो जान गए कि अर्थव्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, कोरोना काल में किस तरह से हम चुनौतियों से निपटे हैं, इसको लेकर भी आपने अपनी बात कही। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर राजनीति में कुछ देश में सुधार लाना है सियासत के जरिए, तो उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, और बहुत कम युवा हैं जो शायद उधर दिलचस्पी लेते हैं, उसे अपने करियर के तौर पर सेलेक्ट करते हैं। लेकिन आपने किया है, आप एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ सियासत में भी हैं। 2015 के चुनाव में भी बीजेपी में आपने इलेक्शन मैनेजमेंट में काफी हद तक काम किया था। अभी फिलहाल कैंपेन का काम जो है 2019 में वो भी आपने संभाला था। अब 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें और भविष्य में पॉलिटिक्स को लेकर आपकी क्या सोच है? आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, डेफिनेटली अग्री करता हूं कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी जरूरी है, जो देश के लिए समर्पित रूप से काम कर पाए। बिल्कुल। लेकिन मैं पर्सनली, अगर मेरी अपनी पर्सनली बात करें, आपने एक शब्द का प्रयोग किया, करियर। राजनीति मेरे लिए करियर के रूप से नहीं कहूंगा। मेरा करियर 20 साल से मैं अपना करियर में लगा हूं। मैं राजनीति को एक रूप से सोशल सर्विस का माध्यम मानता हूं। इट इज अ वे टू गिव बैक टू सोसाइटी। बिहार के समाज ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सीखा है, बहुत जो भी हूं उसके कारण से हूं जी। तो अगर मुझसे अगर कुछ हो पाए बिहार के डेवलपमेंट के लिए, तो मैं अपने आप को बहुत एक तरह से सौभाग्यशाली मानूंगा अगर मुझे ऐसा आने वाले समय में कभी अवसर मिला। लेकिन और मेरी जानकारी ये भी मिली है मुझे कि आप मैनिफेस्टो कमेटी के को कन्वीनर हैं 2020 के लिए। जी, मैं मैनिफेस्टो कमेटी का को कन्वीनर हूं, और हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, हम डिसाइड नहीं करते कार्यकर्ता के रूप में कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, सीनियर लीडर्स डिसाइड करते हैं कि किसके लिए क्या काम उपयुक्त है। अभी मेरे हाथ में मैनिफेस्टो कमेटी में माननीय प्रेम कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है जी, कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में। उनके साथ सहयोग करके बिहार की विजन
क्या आगे की रहे और क्या हम डेवलपमेंट का एक दृष्टिकोण आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर बिहार को एक विषय बनाते हुए कैसे उसकी हम रचना बना पाए, इस योजना के लिए लगा हूं और प्रयास कर रहा हूं। ऋतुराज जी, चूंकि हमारे पास वक्त बहुत अब कम बचा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज जरूर दें जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, क्योंकि उनकी भूमिका 2019 में भी पीएम मोदी ने कहा था कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार बिहार में भी फर्स्ट टाइम वोटर्स लाखों में होंगे। इसके साथ साथ बिहार के जो युवा उद्यमी बनना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, आने वाले 2 महीने में, 2.5 महीने में बिहार में चुनाव होने वाला है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय पोलिंग परसेंटेज का है जी। मतदान हो अच्छी संख्या में, वो सेंट्रल इशू है इस इलेक्शन का। और मैं अपने युवा भाइयों बहनों से यही आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि भारी संख्या में निकल के मतदान करना अति आवश्यक है, और डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है। वी मस्ट कास्ट आवर वोट, वी मस्ट नॉट वोट आवर कास्ट। जी, बिहार में ये बदलाव की आवश्यकता है और ये युवा पीढ़ी ही इसको लेके आ सकती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा वर्ग भारी संख्या में मतदान के लिए आएगा। बची बात एंटरप्रेन्योर्स की, मेरा एक ही सिंपल मैसेज है, बिहार के युवा में मेधा की कोई कमी नहीं है। आज के दिन में बैंकिंग हो या आईटी, इंडिया हो या विदेश, बिहार का युवा हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहा है। मेरा बस एक ही सुझाव या आग्रह रहेगा युवाओं से कि जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनने के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। जी, यही मेरा एक मैसेज। चलिए ऋतुराज सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप उद्योग में भी, इंडस्ट्री को भी बहुत काफी ऊंचाइयों तक ले गए हैं, आप अपने बिजनेस को वहां भी कामयाब हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सियासत में भी जो आपको भूमिका, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें भी आप कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया।